काशी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। यहाँ पर सभी धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। ये सभ्यताओं के संघर्ष और समन्वय की नगरी रही है, जिसमें से समन्वय तत्व काशी की पहचान है। काशी में अंग्रेज यहाँ के महान सांस्कृतिक धरोहरों के रक्षक बनकर प्रवेश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी नीतियों का खुलासा होता है और काशी एक बार फिर से मुखर हो उठता है और साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आज हम बात करेंगे आंदोलनों में क्या है काशी का योगदान। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, जो विभागाध्यक्ष हैं इतिहास विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के और पूर्व संस्थापक कुलपति हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? निज जीवन से देश बड़ा होता है। जब हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। और इस देश की आज़ादी के लिए तमाम उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। ऐसे ऐसे आंदोलन हुए जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और इस देश को आज़ाद, क्योंकि भारत को हम अपनी माँ समझते थे। और इस आंदोलन की शुरुआत 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन का माना जाता है जी। इसको लेकर के कहा जाता है कि यह केवल विद्रोह था, केवल एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन बी.डी. सावरकर साहब ने इसको कहा कि यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का पहला इतिहास की शुरुआत थी जी। ऐसे कई कारण थे भारतीय इतिहास में, क्योंकि उस समय डलहौजी की हड़प नीति चल रही थी। और उस समय 1857 को यह पहला आंदोलन मेरठ से शुरू हुआ था जी। और ये कहा जाता है कि उस समय जो चर्बी की घटना भी आती है बाद में। और 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से, और उसके जो नायक थे उस समय कहा जाता है कि कोतवाल थे धनपत सिंह जी। और वो उनके परिवार के लोग भी पहले से आंदोलन में थे और उसमें लगे हुए थे। और वो इतने आजिज आ गए थे कि उन्होंने उसकी शुरुआत की और पूरे सिपाहियों के साथ, और वहां का आंदोलन ही शुरू हुआ था। और वह आंदोलन पूरे देश में भड़क गया और लखनऊ से होते हुए बंगाल तक हो गया। और उस आंदोलन के प्रमुख जो नायक थे, मंगल पांडे का नाम आता है जी। तो उन्होंने वहां सैनिक विद्रोह किया और पूरे देश को इस आंदोलन ने अपनी आगोश में ले लिया था। और आज भी हम उस आंदोलन को याद करते हैं और उसमें मंगल पांडे जी के योगदान को हम ज्यादा महत्व देते हैं जी। राष्ट्रीय आंदोलन को आप कितने चरणों में बांटेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली 3 चरण में उसका माना जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण जी। जो पहला चरण है वो 1885 से 1905 तक का वह चरण है। और 1885 में उसी समय कांग्रेस की स्थापना होती है, उन्होंने स्थापना किया था। और उस समय के कुछ आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें क्रांतिकारी आंदोलन भी धीरे धीरे आ गया था, आने लगा था। और उस समय 1947 तक का जो पहला चरण, अंतिम चरण है 1947 तक का, जिस समय देश को आजादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इसकी शुरुआत हम पहले चरण में 1885 से मानते हैं और 1905 तक बंग भंग आंदोलन के समय तक इसका प्रथम चरण था। और उस समय जैसा कि मैंने आपसे कहा कि तमाम लोग काम कर रहे थे। जैसे लाला लाजपत राय ने बहिष्कार के संबंध में उस समय भी कहा था कि हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़कर निर्धनों को झोपड़ियों की ओर कर दिया है। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि साहित्यकार भी उस समय उसमें आंदोलन में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे थे। जैसे मित्र बेला सावरकर बंधुओं ने पूना से शुरू किया था। अनुशोधन समिति थी ज्ञानेंद्र नाथ बोस मिदनापुर, जैसे मैंने कहा कि उसका फलक था वह पूरा राष्ट्रीय फलक था जी। और बी.डी. सावरकर साहब ने अभिनव भारत उस समय संस्था का निर्माण किया था। 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर से निकलता था, जिसके सचिन नाथ सान्याल जो काशी के ही रहे थे। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। 1926 में नौजवान सभा का गठन किया
भगत सिंह ने क्रांतिकारी आंदोलन का, भगत सिंह को आप जानते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली से हुआ था। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं भी थी, जैसे हम भवानी मंदिर अरविंद घोष का था, इसके अलावा युगांतर था सचिंद्र कुमार घोष का, वंदे मातरम लंदन से निकलता था उस समय, इसके प्रकार मैडम बीका जी कामा थे, और बंदी जीवन जब सचिंद्र नाथ सान्याल जब जेल में थे कारागार में, तो उन्होंने बंदी जीवन करके किताब लिखी थी, और भारत माता अजीत सिंह पंजाब से छपा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर का। तो ये पहला चरण था, और इस पहले चरण में हम ये देखते हैं कि जो प्रमुख संगठन बाद में संगठनों के द्वारा भी, और जिसमें गरम दल, नरम दल, गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल लीग, मुस्लिम लीग, ये तमाम जो संगठन थे इस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। इसके अलावा हम कई अनेक प्रमुख आंदोलन भी उस समय, जिसको हम कह सकते हैं, क्या सहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सारे आंदोलन भी उस समय ये कर रहे थे। और इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, 1947 में जाकर के इस देश की आजादी। इसके बाद जो दूसरा चरण आता है इस आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वह है 1905 से 1919 तक। और इस समय जो उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन जो हो रहे थे, इनका भी काफी योगदान था। जैसा कि मैंने सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम लिया, भगत सिंह जी का नाम लिया, और ये मान रहे थे कि जो स्वतंत्रता है, केवल हम अहिंसा के माध्यम से ही देश को आजाद नहीं करा सकते, अंग्रेजों को भगा नहीं सकते। इसके लिए जो दूसरा जिसको क्रांतिकारी दल कहा गया, और उन लोगों ने काफी इस देश को आजादी में उनका भी योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते। और उस समय जो बाल गंगाधर तिलक का नाम, लाला लाजपत राय जी का नाम, और बिपिन चंद्र पाल, 3 नाम आते हैं। उस समय उग्र राष्ट्रवाद का भी एक आ गया कि उग्र राष्ट्रीयता का एक तरह से स्थापना हो रही थी। और उस उग्र राष्ट्रवाद में, जबकि तिलक वो कहते भी थे कि अच्छी जो विदेशी सरकार है उसकी अपेक्षा हमारी हीन सरकार ही हमारी बेहतर है। हम गुलामी में रहना हमारी, क्योंकि वो भारत माता को वो स्वतंत्र कराना चाहते थे, और ये कहते थे कि साहब हमारी भारत माता हमारी बेड़ियों में जकड़ी हुई है। और इसीलिए, और इतना ही नहीं, जो तिलक के बाद जो वो ये कहते थे कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने कई जन आंदोलनों में लोगों की सहभागिता स्थापित करने के लिए उन्होंने शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव जो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, उसको उन्होंने शुरू किया। और इससे आम जन भी इस आंदोलन से जुड़ने लगा, क्योंकि एक बड़ी सत्ता के खिलाफ हमको लड़ना था। अंग्रेजों की सत्ता छोटी नहीं थी, और उस सत्ता से लड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए, और देश को आजाद कराने के लिए, जब तक जन नहीं जुड़ेगा और कोई भी आंदोलन लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, और उनको भावनात्मक तरीके से उनको ये समझा करके कि आपके साथ जाति हो रही है, और इस तरह से उन्होंने तमाम त्योहारों के माध्यम से उन्होंने किया। और जैसा कि मैंने कहा कि आगे चल करके यह जो आंदोलन था, पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन की परिधि विस्तारित हो गई थी। और बिपिन चंद्र पाल ने बाद में जाकर के उसी समय उन्होंने बंगाल में युवकों का नेतृत्व किया, और ये कहा जाता है कि वो उनको तिलक का सेनापति भी माना जाता था। और जो बिपिन चंद्र पाल थे, उन्होंने, उनका एक कोटेशन मैं आपसे कहना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो, तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हो, क्योंकि कोई उपहार देता तो हम धन्यवाद देते हैं। कर्सी में कहते हैं कि भाई आपने हमको उपहार दिया। वो कहते हैं कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो, तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूंगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हमारे में सामर्थ्य है, हम यहाँ आपको नहीं रहने देंगे, समय लगेगा, लेकिन हम आपसे इसलिए कि हमारे पास आप हम नहीं है, हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे। और एक जन चेतना जो पूरे देश में विकसित हुई, और उस जन चेतना का, जैसे कि मैंने कहा कि तमाम साहित्यकार, तमाम पत्र पत्रकारों के माध्यम से ये आंदोलन को एक तरह से ऊर्जा प्रदान की जा रही थी।
आगे चल करके जो इसका तीसरा चरण हम देखते हैं 1947 तक जी। गांधी जी 1915 में हिंदुस्तान आते हैं और उनका यहाँ आने के बाद गोखले से उनकी मुलाकात होती है और गोखले को वो अपना गुरु मानते हैं जी। और उन्होंने कहा कि हम इस देश में कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो पहले जाके आप देश को देखो, देश को समझो, और उसके बाद गांधी पूरे देश को में घूमते हैं जी। आप जानते हैं कि गांधी को कहा था कि थर्ड क्लास के डब्बे में बैठ करके उन्होंने पूरा देश को पहले देखा और जब देखने के बाद उन्होंने जो इस देश की पीड़ा को देखा, इस देश की गरीबी को देखा, अंग्रेजों द्वारा जो यहाँ के जिस तरह से शोषण हो रहा था उसको गांधी ने देखा। तो गांधी को एक तरह से, और अभी आप जानते हैं कि इस पीड़ा को एक घटना का उल्लेख मिलता है कि गांधी जा रहे थे और उन्होंने एक औरत को देखा नदी के किनारे नहाते। ऐसी फिल्म बन चुकी है गांधी फिल्म, उसमें एटनबरो ने बनाया था, उसमें दिखाया भी गया है कि वो नदी के किनारे नहा रही थी और वो वस्त्र जब हो गया तो वो नंगी थी। और दूसरी घटना का इसका इस तरह से भी उल्लेख मिलता है कि गांधी चंपारण में एक सभा कर रहे थे और उस सभा में उनके साथ कस्तूरबा भी थी, उनकी पत्नी। तो शाम को जब गांधी दिन भर करने के बाद शाम को सभा होती थी तो जहां भी रुकते थे तो सभा में बुलाया गया, माने गई तो एक उस मोहल्ले में जिस गांव की घूम रही थी तो देखी कि एक घर से आवाज आ रही थी। तो उन्होंने नाक किया कस्तूरबा ने, तो उस घर से एक औरत बाहर तो नहीं आई लेकिन उस खिड़की से उसने कहा, तो उन्होंने पूछा कि आपको मालूम है कि यहाँ गांधी बाबा आए हैं? उन्होंने कहा हाँ, एक महात्मा आए हैं और वो प्रवचन करते हैं मालूम है। तो उन्होंने कहा कि आप गई क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं गई कि मेरी बहू गई है, मेरे घर में मात्र एक साड़ी है और वो साड़ी पहन करके मेरी बहू गई है, माने। और आकर के इस बात को कस्तूरबा ने गांधी जी से कहा और ये कहा जाता है कि उसी के बाद गांधी ने वस्त्र पहनना छोड़ दिया जी। और उसके बाद माने अधरंगे गांधी हो गए जी। कोई भी नेतृत्व या कोई भी जन नेता जब तक आम जन की पीड़ा का एहसास उसको नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में भी हम किसी को महत्व उसी को देते हैं कि जो उस जन की पीड़ा का अपने आप में आत्मसात कर ले। और गांधी ने जब उस पीड़ा को देखा तो गांधी भी अतरंगे गांधी हो गए। गांधी ने सारे वस्त्रों को छोड़ दिया और इसीलिए कहा जाता है कि जो तीसरा चरण है आंदोलन का 1919 से 1947 का, यह जो चरण है यह गांधी युग था। और गांधी युग का आप समझें कि उसके बाद पूरा उस देश में चल करके, और 1942 में कहा जाता कि पहले चरण में तो उनके जो अंग्रेजों का था उनका बहिष्कार किया गया, उनके प्रति असहयोग किया गया। और 1942 में जाकर के 9 अगस्त, आज हम लोग 4 अगस्त को बैठे हैं, 9 अगस्त को क्रांति दिवस जिसको हम कहते हैं, और 9 अगस्त को ही 1942 में करो या मरो का के साथ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। और उस 42 के आंदोलन के बाद पूरे देश में पूरी आप ये समझें कि एक तरह से उस समय न रेडियो दूरदर्शन कम थे, फिर भी आप सोचिए कितनी प्रेरणा थी, कितना एक दूसरे के साथ लगाव था कि उस समय पूरे देश में एक जन आंदोलन शुरू हुआ और गांधी को इस तरह से प्रतिस्थापित किया गया कि उन्होंने उस पीड़ा के एहसास के साथ और गांधी ने अपना को जोड़ा। और उस आंदोलन के बाद यह आंदोलन उग्र हुआ और ये कहा जाता है कि बाद में चल करके, जैसा कि मैंने कहा कि कई धाराएं थी राष्ट्रीय आंदोलन में, केवल अहिंसावादी ही नहीं बल्कि उग्रवादी, जिनका हमने अभी आपसे जिक्र किया, और दोनों धाराओं ने मिल करके इस देश को आजाद कराने का काम किया। और सर, अब चलते चलते अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन राष्ट्रीय आंदोलनों में हमारे काशी की क्या भूमिका रही है? यह गर्व है कि हम लोग आज काशी के दूरदर्शन के स्टूडियो में हम लोग वार्ता कर रहे हैं जी। और इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का जो फलक है आजादी के आंदोलन का, उसमें काशी की भी बहुत भूमिका रही। और काशी में एक व्यक्ति जिसको हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, शिव प्रसाद गुप्त। उस समय कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उस समय जब गांधी भी यहाँ आए थे, 2-3 बार गांधी जी का कई बार आना हुआ, और गांधी जी ने के आने की प्रेरणा के साथ ही यहाँ संस्थाओं का निर्माण हुआ। और सबसे 10 फरवरी 1921 को
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, लेकिन उस समय उसका नाम था विद्यापीठ। और गांधी जी ने ही कहा था शिव प्रसाद जी से कि हम चाहते हैं कि एक बनारस काशी में भी एक शिक्षा का मंदिर स्थापित किया जाए। और उस शिक्षा के मंदिर के लिए फिर आकर के उन्होंने वार्ता किया, और उसके बाद भगवान दास जी की प्रयास से गांधी जी के ने उसका वो किया था, शिलान्यास भी किया था। और आने के बाद और उस समय केवल काशी विद्यापीठ नहीं बल्कि भारत माता मंदिर और आज अखबार कहा जाता है कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरह से आवाज था। और बाद में चल करके उसको दबा भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। फिर रणभेरी के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को किया जा रहा था। और काशी विद्यापीठ जो एक संस्था, जो राष्ट्रीय संस्था है, उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्रांतिकारी भी थे और दूसरे तरह के लोग भी जो थे, जो राष्ट्र के प्रति जिनका स्नेह था, जो राष्ट्र को के प्रति अपना कुछ अर्पण करना चाहते थे, उनकी एक कर्म स्थली थी महात्मा गांधी। आज उसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। उस समय उस समय काशी विद्यापीठ था। और उसमें आप ये समझें कि चंद्रशेखर आजाद काशी विद्यापीठ के कुमार विद्यालय के विद्यार्थी थे। चंद्रशेखर आजाद यहाँ सचिन नाथ सान्याल का काशी से संबंध रहा, और सचिन नाथ सान्याल रास बिहारी बोस के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका अदा कर रहे थे। और काकोरी कांड में इनका भी योगदान था। और ये कहा जाता है कि जब रास बिहारी बोस नहीं रहे तो उसके बाद इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व सचिन नाथ सान्याल ने ही वो किया था। और काशी में ही उनका जन्म हुआ था। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा, वो यही की बेटी थी बाद में जाकर के। तो काशी, और इतना ही नहीं, आप पहले से भी देखें कि वारेन हेस्टिंग के समय भी रामनगर की एक घटना हम लोग को मिलती है। तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में भी काशी की भूमिका बहुत ही ज्यादा रही। और विभिन्न चरणों में हम काशी को देखते हैं। हमने जैसा कि कहा कि इस राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और इनके राष्ट्रीय आंदोलन में इसको अपनी भूमिका का जब भी अवसर मिला, काशी ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपना निर्वहन किया। और आज राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम स्वतंत्रता का 75वां वर्ष हम जब मना रहे हैं, तो हम यहाँ काशी में बैठ करके भी आज पूरा देश जो इस 75 वर्ष 15 अगस्त को होने जा रहा है, इस उपलक्ष्य में, और काशी के इस योगदान को भी हम आज के दिन, और उन क्रांतिकारियों को भी, जैसा कि मैंने कहा कि काशी के जितने भी आंदोलन हैं, बलिया इस पूर्वांचल का, आपका चोलापुर, धानापुर कांड, सैयद राजा, ये सब इस आंदोलन में भूमिका रही। जी दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से काशी ने स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ के घाट, मंदिरों, पान और साड़ियों के साथ साथ ही आज़ादी के दीवानों के लिए भी ये हमेशा याद किया जाएगा। सर, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जा
अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए